अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। एनर्जी जो होती है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आती है, जिसकी डिफरेंट सोर्सेज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये भी हमारे पास ग्रुप हैं। इनको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। गैस, जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस, जिसके अंदर हमारे पास मीथेन आ जाती है, उसके अलावा ब्यूटेन आ जाती है। इस तरह और भी काफी सारी गैसेस आ जाती हैं हमारे पास। एलएनजी आ जाती है, जिसे कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसके अलावा भी काफी आरएलएनजी भी आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास होती है इसके अंदर केरोसिन ऑयल होता है, जिसे आमतौर पर मिट्टी का तेल कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास पेट्रोल होता है। उसके अलावा हमारे पास डीजल होता है। इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारी फॉर्म्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जेट फ्यूल आ जाता है, कोल हमारे पास आ जाता है। ये सारी हमारे पास जो है फॉसिल फ्यूल्स के तौर पर यूज होते हैं। इवन वुड को भी हम फॉसिल फ्यूल के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि वुड ही इनिशियल जो है एंड पे हमारे पास जाकर कोल में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स की। न्यूक्लियर फ्यूल्स के अंदर क्या आता है? न्यूक्लियर फ्यूल्स एक्चुअली हमारे पास होते हैं जो न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के इंटरेक्शन से हमें मिलती है एनर्जी। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हमें न्यूट्रॉन्स, जब हम न्यूट्रॉन्स किसी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है और ये हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है। इसके ऊपर जब हम बम्बार्ड करते हैं तो इसके अंदर से एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को अगर हम कंट्रोल कर सकें तो हम उससे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसी एलिमेंट्स जिनसे हम ये प्रोसीजर पूरा अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स, जिनकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास यूरेनियम। बेसिकली यूरेनियम ही हमारे पास जो है एक न्यूक्लियर फ्यूल है। उसके अलावा और भी न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं जो हमारे पास आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट्स। फिर हमारे पास आ जाती हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होती हैं जो कि हमारे पास रिन्यू हो सके। अब इससे क्या मुराद है? अगर हम देखें फॉसिल फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास गैस है। गैस किस तरह बनती है? गैसेस और केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और जितने भी लिक्विड फ्यूल्स या गैसेस फ्यूल्स हैं, ये हमारे पास बनते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। जो हमारे पास एनिमल्स या प्लांट्स ये जमीन के नीचे जाकर डिके होते हैं, तो उनके फॉसिल्स के अंदर से जो है वो कन्वर्जन होना शुरू हो जाती हैं और वो डिके करके गैसेस और लिक्विड की लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं। उन फ्यूल्स को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब उन फॉसिल फ्यूल्स को जब हम यूज करना शुरू करते हैं तो वो टाइम टू टाइम जो है हमारे पास डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि उनको बनने में लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स और यूटिलाइज हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वाले फ्यूल्स जो है ये हमारे पास तेजी से खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास वो होती है जो कभी खत्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल विंड। अब हवा आज चल रही है, कल चल रही है, हमेशा चलती रहेगी। इसके अलावा सोलर, इसके अलावा हमारे पास है वाटर। वाटर किस तरह? मतलब फ्लोइंग रिवर्स के अंदर से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह सोलर एनर्जी को हम सोलर सेल के जरिए जो है वो यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी को हम विंड मिल के जरिए यूज कर सकते हैं। तो विंड मिल जो होती है हमारे पास किसी ऐसी जगह पर लगाना लाजमी होती है जहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा विंड फ्लो करती हो। यानी ये नहीं कि एक दिन में एक दफा 10 मिनट के लिए विंड चली है, 10 मिनट के लिए हवा चल रही है खाली, तो उस जगह पर हम विंड फार्म्स लगाना जो है वो फीजिबल नहीं समझते। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर जैसे साहिली इलाके हैं, समुद्र के करीब, वहाँ सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक पूरा टाइम हवा चलती रहती है, तो वहां पर उस हवा को यूटिलाइज कर सकते हैं हम विंड मिल्स लगाने से। विंड मिल बेसिकली क्या करती है? विंड मिल हमारे पास इसके अंदर एक गियर बॉक्स लगा होता है जो इस रोटेशन को एक फास्ट रोटेशन में कन्वर्ट करता है और उसके आगे एक जनरेटर लगा हुआ होता है। वो जनरेटर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं। इसी तरह सोलर एनर्जी जो है हमारे पास वो कहाँ से आती है? हमारे पास वो सोलर सेल से हम यूटिलाइज करते हैं। सोलर सेल क्या करता है? जैसे ही सन की रेज आके सोलर सेल के ऊपर पड़ती हैं, तो सोलर सेल के अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जो हमने सोलर सेल को आगे कन्वर्ट किया होता है अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ।
वो वोल्टेज जो है वो हमें एज अ वोल्टेज, सोलर सेल हमें हमारे लिए एज अ वोल्टेज सोर्स बन जाता है, जिससे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से वाटर को यूटिलाइज करने की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, जिसके अंदर हम वाटर के फ्लो के ऊपर जो है एक डैम लगा देते हैं और उस पानी को हम यूटिलाइज करते हैं टर्बाइंस के थ्रू गुजार के प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ गई हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आइंस्टाइन का एनर्जी मैस प्रिंसिपल। अब एनर्जी मैस प्रिंसिपल क्या है? आपने सुना होगा कि हम जब से साइंस पढ़ना शुरू करते हैं 4th-5th क्लास से, हम सुनना शुरू कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैस। कंजर्वेशन ऑफ मैस से क्या मुराद है? कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि हमारे पास मैस जो है वो ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। जबकि आइंस्टाइन ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स कुछ परफॉर्म किए तो उसने देखा कि कुछ मैस जो था हमारे पास वो बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन चेंज हो रहा था। यानी कि उसने एक रिएक्शन परफॉर्म कराया, उसने कोई रिएक्टेंट्स लिए, एक रिएक्शन करवाया और एक प्रोडक्ट बना। तो जब उसने देखा कि जो रिएक्टेंट्स का मैस था M1, आप कह लीजिए इन दोनों का कलेक्टिव मैस है, उसने देखा कि M1 जो था वो जो प्रोडक्ट का मैस था M2 उसके इक्वल नहीं था, प्रोडक्ट का मैस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था। ये मैस हमारे पास कहाँ गया? आइंस्टाइन ने फिर अपना फेमस एनर्जी मैस प्रिंसिपल दिया जो कहलाता है मैस एनर्जी इक्वेशन। मैस एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? मैस एनर्जी इक्वेशन होती है E = mc²। अब इससे क्या मुराद है ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।